के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले छात्रों के लिए एक नया छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ये साइंस 2 का है। साइंस 2 का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, नंबर 2। आपके साइंस 2 में 2 लेसन है लाइफ प्रोसेस के, एक 1 एक 2। तो ये जो आज का क्वेश्चन है वो लाइफ प्रोसेस 2 का है। इसमें कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसको पढ़ने के बाद में आपको बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने ही हैं, 100% मिलने हैं। आइए देखते हैं इसको, हम एक एक करके आप बताते हैं, आप समझते जाइए इसको। पहला क्वेश्चन आपका है, खाली स्थान है, सत्य सत्य है, संगत असंगत है, ऐसे क्वेश्चन का समावेश इसमें है। तो ऐसा करने पे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा, एग्जाम के लिए आप एकदम रेडी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पुष्प का ये कौन सा भाग है जिसको हम स्त्री दल कहते हैं? पुष्प का वह कौन सा भाग है जिसको स्त्री दल कहा जाता है? अब आप देखिए, पुष्प में कुल मिलाकर के टोटल 4 चक्र हैं। सबसे बाहर के चक्र को बाह्य दलपुंज कहेंगे, उसके बाद वाले चक्र को दलपुंज कहेंगे, तीसरे वाले चक्र को पुंकेसर कहेंगे, पुमंग कहेंगे, मेल पार्ट बोलेंगे, और चौथे और लास्ट वाले चक्र को हम जायांग बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे, माने वह फीमेल पार्ट होता है, गाइनिशियम। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? पुष्प का ये जो स्त्री भाग जायांग बोलेंगे या स्त्री केसर, जायांग या स्त्री केसर को हम स्त्री दल कहा जाता है। आपका ये क्वेश्चन हुआ पूरा। तो एक क्वेश्चन पढ़ने में आपने ये भी सीख लिया कि एक फूल में कितने कितने चक्र होते हैं। पहले तो कुल मिलाकर 2 चक्र हैं, एक है एसेंशियल और एक है ऑर्डिनरी, एक है आवश्यक मुख्य, एक है गौण। गौण वाले में 2 हो जाएगा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये गौण में आ जाएंगे, और मुख्य में स्त्री केसर और पुंकेसर, जायांग और पुमंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पौधों में लैंगिक प्रजनन की इकाई डैश है। अब ध्यान रखना, फूल को, पुष्प को, फ्लावर को पौधों में लैंगिक प्रजनन की इकाई कहते हैं। फ्लावर इज द सेक्सुअल यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, फ्लावर क्या है? यूनिट है, रिप्रोडक्शन का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, प्रजनन का प्रकार लिखो। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसमें ढेर सारे प्रकार के आंसर आपको मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी यहां पर कुछ जीव दिए गए हैं, सजीव दिए गए हैं, उसमें आपको कौन से विधि से कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको बताना है। नंबर 1, अमीबा। अब आप लोगों ने अमीबा में पढ़ा है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें 2 प्रकार का प्रजनन होता है। एक तो होता है, क्या होता है? द्विविभाजन। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की पहली विधि है द्विविभाजन। ये कब होता है? अनुकूल स्थितियों में होता है। अमीबा की एक कोशिका विखंडित होकर के 2 नई अमीबी को जन्म दे देता है। एक हो गया। दूसरा विधि होता है बहुविभाजन। जब स्थितियां ऑड होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तो ये अपनी कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्ट या फिर पुट्टी। उसके अंदर इनके केंद्रक का विभाजन होता है। जब स्थितियां अनुकूल आती हैं, इनके फेवर में आती हैं, तो ये पुट्टी टूट जाती है, उनमें से अनेक अमीबा पैदा होते हैं, तो इसको कहते हैं। तो इसका मतलब अमीबा में 2 विधियां हो गई, एक हो गई द्विविभाजन और एक हो गई बहुविभाजन। दूसरा है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम में भी एक कोशिकीय प्राणी होता है, इसमें भी द्विविभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। और युग्लिना में भी द्विविभाजन द्वारा होता है। अब देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये तीनों में द्विविभाजन होता है, लेकिन अंतर है। अमीबा में सरल द्विविभाजन, पैरामीशियम में क्षैतिज द्विविभाजन, और युग्लिना में लंबवत ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखिए, प्लेनेरिया
प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया में एक ये प्लेनेरिया बहुकोशिकीय प्राणी है। इसके शरीर के जितने खंड होंगे, जितने भी खंड होंगे, हर खंड से नए प्लेनेरिया को जन्म होता है। इसको बोलते हैं खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। खमीर, ईस्ट, खमीर या ईस्ट में कौन सा प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा। इनकी कोशिका में जब वृद्धि होती है, कोशिका के ऊपरी भाग में एक उभार बनता है। वह उभार बल्ज धीरे 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 डेवलप होकर के अपनी मातृ कोशिका से, मदर सेल से सेपरेट होकर के नए ईस्ट को जन्म देता है, नए खमीर को जन्म देता है। इसको कहते हैं मुकुलन। अब अगला है हाइड्रा। अब ध्यान देना, ये जो ईस्ट है वह एक कोशिकीय है और हाइड्रा है बहुकोशिकीय है। जैसा प्रजनन खमीर में था वैसा ही हाइड्रा में है। हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग द्वारा। इसमें भी मुकुलन, खमीर में भी, इसमें भी मुकुलन। इसमें भी जब यह विकसित हो जाती है, इसकी कोशिकाएं, इसका बॉडी विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, इसके पार्श्व भाग से माने साइड से एक उभार निकलता है, कली निकलती है। वह कली धीरे 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 डेवलप होती है और जब पूर्णतः डेवलप हो जाती है, अपनी मदर सेल से, मातृ कोशिका से सेपरेट होके, अलग होके नए हाइड्रा को जन्म देता है। तो ये भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। आलू, पोटैटो, इसमें क्या होता है? आलू एक प्लांट है, वनस्पति है, बहुकोशिकीय है। इसमें शाकीय प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन, ठीक है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये क्या होता है? अब आप देखते हैं मोस्टली वनस्पतियां आपके यहाँ आसपास में है, उसका बीज का उपयोग करके आप नई वनस्पति पैदा करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप उनके सीड का उपयोग नहीं करते, बीज का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी टहनी लेकर आते हैं, पत्ती लेकर आते हैं, जड़ से पैदा करते हैं। इसको हम बोलते हैं शाकीय प्रजनन या कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आलू में शाकीय प्रजनन होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को कहते हैं। इसकी चर्चा आपने यहां देखा था, इसमें पहले में, दूसरे में। तो पुष्प में सबसे बाहरी चक्र होता है, उसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसका रंग हरा होता है। इसके 3 काम होते हैं, बाह्य दलपुंज के 3 काम होते हैं। पहला काम होता है जब फूल कली के रूप में रहता है उसकी सुरक्षा करता है, नंबर 1। दूसरा काम होता है हरा होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और तीसरा काम होता है ये पुष्प को पूरा बेस देता है, सपोर्ट देता है। तो पुष्प के सबसे बाहरी चक्र क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज बोलेंगे। 5वां, मानव में लिंग निर्धारण के लिए डैश जिम्मेदार होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अभी अब जो मानव जाति में या जो पैदा होंगे, प्रजनन होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, ठीक है। मोस्टली हम देखते हैं, ऐसा देखा जाता है, ज्यादा करके औरतों को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है कि लड़कियां पैदा हो रही है तेरी कोख से, माने लड़कियों वाली कोख है। जबकि विज्ञान ने यह प्रूव कर दिया है ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मां को लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से पुरुष होते हैं, स्त्रियां नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, स्त्रियों में 23 जोड़े होते हैं, सब सेम होते, इक्वल होते हैं, उन्हें एक्स कहते हैं। लेकिन पुरुषों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 22 जोड़ी, मतलब 44, तो सेम होते हैं। 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिफरेंट होता है, उसे XY नाम दिया गया है। तो अब वह XY के संयुग्मन में अगर X संयुग्मित होता है, X होता है तो लड़की होती है, XY में लड़का होता है। इसका मतलब इस डिटेल में आप क्वेश्चन क्या बोलेंगे? मानव में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, ठीक है। मेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे अगला क्वेश्चन, डिंब का निर्माण इसमें होता है और शुक्र का निर्माण इसमें होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। डिंब का निर्माण डिंबाशय में होता है, डिंब ओवम, एग का निर्माण क्या होता है? ओवरी में। एग्स के निर्माण कहां होंगे? ओवरी में होंगे। और शुक्राणु माने या शुक्र बोलते हैं स्पर्म, इसका निर्माण होता है टेस्टिस में, वृषण में। याद रखना इस बात को। अगला,
भ्रूण का विकास होता कहां है? अब देखिए, प्रजनन के समय में ओवम मतलब डिंब और स्पर्म, इनका संयुग्मन होता है कहां? डिंब नलिका में, ओविडक्ट में होता है, लेकिन वहां पर इनका डेवलपमेंट नहीं होता है। वहां से आते हैं कहां? गर्भाशय में, यूटेरस में। यूटेरस में ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, इनका फलन निषेचन कहां होता है? डिंब नलिका में होता है, और विकास कहां होता है? गर्भाशय में। प्रजनन की ये विधि में युग्मक का निर्माण नहीं होता। जरा ये देखिए, प्रजनन की दो विधियां हैं, एक लैंगिक है, एक अलैंगिक है। ठीक है, लैंगिक विधि में सेक्सुअल में, ठीक है ना, सेक्सुअल टाइप में दो गैमेट्स चाहिए, गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, नर युग्मक, मादा युग्मक। लेकिन जो अलैंगिक सिस्टम होता है उसमें गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, वो बॉडी किसी पार्ट से हो जाते हैं। तो आप ये क्या लिखेंगे यहां पर? प्रजनन की अलैंगिक विधि में युग्मक का निर्माण नहीं होता। क्यों? युग्मक का निर्माण सिर्फ लैंगिक विधि में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रजनन के समय डैश कोश की विभाजन होता है? अर्धगुणसूत्री विभाजन, द्विविभाजन तथा बहुविभाजन परिस्थिति में होता है। अब देखना, द्विविभाजन जो है अनुकूल परिस्थिति में होता है और बहुविभाजन प्रतिकूल में होता है। चर्चा इसकी ऊपर के क्वेश्चन हुई है। ईस्ट क्या है? अब यहां ऑप्शन आपका है, ये कवक है, जीवाणु है, अजीवी है, स्पंज है। कवक, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जी। क्या है? तो ईस्ट एक कवक है, ठीक है, फंगस है, ये आपका याद होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कली अवस्था में पुष्प की इसके द्वारा रक्षा की जाती है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। कली अवस्था में जब फूल होता है उसकी सुरक्षा के जिम्मा किसका होता है? बाह्य दलपुंज का होता है। बाह्य दलपुंज के द्वारा कली की रक्षा की जाती है। माने जब फूल कली के रूप में होगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? बाह्य दलपुंज करेगा। अब ये 12 क्वेश्चन आपके हुए। अब अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज आपका इस प्रकार से है, ये देखिए। अब अगले पेज पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये है आपका अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 13 to 23, 24 क्वेश्चन में है आपको। आप इसको देखने के बाद में आपका ये लेसन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, और ये लेसन रेडी हो जाएगा तो आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो गए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द्विविभाजन करने वाले जीव कौन कौन से हैं? आइए, क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ठीक है। तो द्विविभाजन करने वाले जीव अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसमें द्विविभाजन के द्वारा जन्म होता है। यह अलैंगिक प्रजनन विधि है, आपको यह पाले होगा। अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? आश्चर्य की बात तो है, मानने को मन तो नहीं करता है, लेकिन मानना पड़ेगा। अधिवृषण की लंबाई कुल मिलाकर के 6 मीटर होती, 6 मीटर, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ये सब हार्मोन्स के नाम है। इसमें आपको कौन सा हार्मोन्स है जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है, माने ऑड मैन आउट, असंगत सब निकालना। अब ध्यान देना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे प्रजनन में सहायक हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज के विखंडन में सहायक होता है, ठीक है ना। अब अगर देखो क्वेश्चन नंबर 16, द्विविभाजन और बहुविभाजन में अंतर। अब ऐसा जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का रहता है। आप 2 कॉलम बनाइए, द्विविभाजन, बहुविभाजन। द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है और बहुविभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। एक हो गया। नंबर 2, द्विविभाजन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सरल द्विविभाजन, क्षैतिज द्विविभाजन और लंबवत द्विविभाजन। लेकिन बहुविभाजन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नंबर 3, द्विविभाजन में एकमात्र कोशिका से सिर्फ 2 जीवों का निर्माण होता है, जबकि बहुविभाजन में 2 से ज्यादा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। द्विविभाजन होने वाले 3 जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। लेकिन बहुविभाजन की बात सिर्फ अमीबा में आती है, यह आपका अंतर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17, शरीर के प्रत्येक टुकड़े से नए सजीव पैदा होते हैं, इस विधि का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आपको पीछे मिला था जिसमें आपका नाम आया था प्लेनेरिया, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, ये पद्धति का नाम है। अगला है वृषण का कार्य। वृषण होता क्या है? वृषण जो है मानव में, ये नर जननांग है, मानव में उदर गुहा के बाहर होता है। अब एक प्रश्न आपको यहां पर और मैं ऐड कर देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपको वैज्ञानिक कारण में आता है पेपर में कि वृषण उदर गुहा के बाहर ही क्यों होता है, तो आप उत्तर लिखेंगे वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है। वृषण में किसका? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और जबकि शुक्राणुओं के निर्माण में कम तापमान की आवश्यकता होती है और यहां पर उदर गुहा के अंदर, एब्डोमेन कैविटी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है, और इसलिए प्रकृति ने क्या किया है? वृषण को उदर गुहा के बाहर दे दिया है। अब देखिए, अस्थानापन्न मातृत्व, कांस्य नलिका फलन और वीर्य बैंक, ये तीनों क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट है। ये होते कब है? जब भी मेल फीमेल में दोनों में या किसी एक में कोई भी लैंगिक असामंजस्य आ जाता है, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी कभी दोनों में कमियां होती हैं, कभी किसी एक में कमियां होती हैं, उस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से कुछ नियम है, कुछ कार्य हैं, वो आप यहां देखिए। पहला है अस्थानापन्न मातृत्व, इसको बोलते हैं सरोगेसी। क्या होते हैं? सरोगेसी। अब ये कब होता है? ये होने का रीजन है जब मां में, माने फीमेल में स्वस्थ है, मदर स्वस्थ है पूरी तरह से, उसके यहां डिंब का निर्माण भी होता है, अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है? निषेचन नहीं हो पाता, संयुग्मन नहीं हो पाता, किसका? डिंब का और स्पर्म का। ऐसा होता क्यों है? इनके ये जो ओविडक्ट है, अंडवाहन नलिका बोलते हैं, डिंब वाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलेंगे, डिंब वाहिनी बोलेंगे, ओविडक्ट बोलेंगे, इसमें कुछ अवरोध होता है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, अवरोध। तो यहां से निकलने वाला जो, ये देखिए ये डिंबाशय है, डिंबाशय से निकलने वाला डिंब आगे तो बढ़ता है लेकिन इसके आगे जा नहीं पाता, या जो स्पर्म आएंगे यूटेरस से होते हुए यहां पर, इनका संयुग्मन नहीं होगा, तो मतलब दोनों गैमेट नहीं मिलेंगे, दोनों गैमेट नहीं मिलेंगे, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो बच्चे होने की संभावना नहीं रहती, ठीक है। ऐसे में वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक विधि से उसी महिला से, जिस महिला को बच्चे होने चाहिए, उसी महिला के डिंबाशय से कुछ 8 से 10 डिंब बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय इंजेक्टिंग मेथड, ठीक है। अब उस डिंब को निकाल लिए और उसके पति से, माने मेल से क्या ले लेंगे? उसका स्पर्म ले लेंगे। दोनों का संयुग्मन लैब में कराया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, इसलिए नाम क्या इसका है? सॉरी, कांच नली का हो गया, टेस्ट ट्यूब में कराया जाएगा, परख नली में। अब जब परख नली में संयुग्मन हो जाएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलकर बना देंगे क्या? जायगोट, युग्मनज। अब वह युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होगा डॉक्टरों की सघन देखरेख में। जब भ्रूण विकसित हो जाएगा तो उचित समय आने पर उस भ्रूण को उस मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाएगा, जहां की वह समयानुसार डॉक्टर की देखरेख में डेवलप होता रहता है। इसे कहते हैं अस्थानापन्न मातृत्व, ठीक है। अस्थानापन्न मातृत्व हो जाता है ये। यहाँ पर ये कांच नलिका का आप बता दिए, ठीक है, कांच नलिका का आपका हो गया। अगला है अस्थानापन्न मातृत्व में क्या होता है? अस्थानापन्न मातृत्व में अब ऐसा प्रॉब्लम होती है कि माने महिला स्वस्थ है, पुरुष स्वस्थ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो जो फीमेल है ना, माँ है, उसके यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है, वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, भ्रूण का विकास नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस माँ का डिंब लिया जाएगा, इस माँ का डिंब लिया जाएगा, और हस्बैंड का, पुरुष का वीर्य लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा, दोनों को फिर बाहर कांच माने कांच नलिका में या परख नली में जायगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास करवाया जाता है, और उचित समय आने पर एक उचित महिला, कैसी महिला? एक महिला को खोजेंगे, एक महिला को खोजेंगे जो स्वस्थ हो शारीरिक मानसिक रूप से, उसके यूटेरस में, उसके गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थापित कर देते हैं, और समय आने पर जब बच्चा पैदा हो जाता है, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ले लेते हैं, और उसके बदले में वो माँ जो पहले निर्धारित होगा कुछ पैसे ले सकती है।
और यह एक कानूनी प्रक्रिया होती है, हर कोई हर जगह नहीं कर सकता। अगला है वीर्य बैंक। ये क्या होता है, कभी कभी पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होते हैं, शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, ऐसे में वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि मां स्वस्थ है। ऐसे में जगह जगह शहरों में वीर्य बैंक बने हुए जहां पर लोग अपने वीर्य को डोनेट करते हैं, लेकिन याद रखिए जो वीर्य डोनेट करके वहां पर जमा किया जाता है वह वीर्य लेने के पहले उस व्यक्ति की अच्छी सघन जांच होती है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसके वीर्य बैंक को लेकर के वीर्य बैंक में जमा किया जाएगा। और जब कंडीशन ऐसी होगी, पुरुष में स्पर्म काउंट कम होगा तो वीर्य बैंक से वो वीर्य लेता है और डिंब मिलेगा उस मां का, दोनों का फिर कांच नलिका में फलन करवाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, भ्रूण बनने पर फिर मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। ये तो आपका 3 विधियां होगी। अगला है रजोनिवृत्ति की आयु क्या होती है। एमसी देखिए शुरुआत होने की आयु अलग अलग देशों में अलग है, कहीं पर 10-11 साल है, कहीं 12-13-14-15 साल है। जो ठंडे प्रदेश है वहां पर लेट शुरू होता है एमसी की शुरुआत, मासिक धर्म की शुरुआत, ऋतुचक्र की शुरुआत, और जो ठंडे प्रदेश वहां लेट, जहां गर्म प्रदेश जल्दी हो जाते हैं। लेकिन निवृत्त होने की जो समय होता है 15 से शुरू होता है, 45 तक जाता है, 30 ईयर्स। लेकिन इसमें भी वेरिएशन होता है, किसी किसी महिलाओं में अगर उनका एटमॉस्फेयर स्वस्थ है, परिवेश अच्छा है, सारी व्यवस्था अच्छी है, कोई मानसिक टेंशन नहीं है, तो उनका 50 के प्लस भी जा सकता है, ठीक है ना। क्या होता रजो निवृत्ति। अगर कुपोषण के शिकार हैं और ऐसी प्रॉब्लम है तो उनका 45 के पहले भी हो जाता है, माने मासिक धर्म होना बंद हो जाता है, ऐसे में डिंब निकलना बंद हो जाएगा और उनको बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती। क्वेश्चन नंबर 23। अभी 23 में आपको ऐसा एक फिगर दिया जाएगा, डायग्राम दिया जाएगा, और डायग्राम में आपको देखकर बताना है कि कौन सी प्रकार की प्रजनन है, या इसको आप विवरण दीजिए। और ध्यान रखना जरा साइंस वाले, साइंस सेकंड में आपको अगर जितने फिगर हैं, जितने डायग्राम हैं, आप सिर्फ डायग्राम पढ़ते हैं तो डायग्राम से आपको कम से कम 30 मार्क के क्वेश्चन, 55 मार्क का क्वेश्चन आता है, 30 मार्क का आपको वहां से मिल जाता है। तो डायग्राम क्या है बोलेंगे, ये डायग्राम अमीबा में होने वाले बहुविभाजन का डायग्राम है। अभी होता कब है, ये होता है प्रतिकूल स्थितियों में। प्रतिकूल स्थिति में अमीबा अपने चारों तरफ एक सुरक्षा आवरण बना लेता है, आगे बढ़कर के सुरक्षा आवरण क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है, और अनुकूल स्थिति आने पर ये शिष्ट जो होता है, ये जो आपका पुटी है वो टूट जाती है और नए अमीबा का जन्म होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर आपके 23 क्वेश्चन आपको मिले, कुल मिलाकर के दोनों पेज मिलाकर के आप इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के बाद में आप ये मार्क चलिए एटलीस्ट 75 टू 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड में जो मिलेगा इस लेसन से, यहीं से मिलेगा। मान इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम जितने बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब कुछ बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको करने पड़ेंगे, मैंने अगले वीडियो दे दूंगा, जैसे पुष्प की रचना कैसी होती है, प्रजनन का सिद्धांत कैसा होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, ले लिए हैं। ये पढ़ने के बाद में आपको बहुत लाभ होगा, इसको आप पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे टाइम लगे पढ़ने में। ये वीडियो भी 20-25 मिनट के हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो लेसन आपको तैयार हो जाएगा। चूंकि देखो इसके पहले ये लेसन का जो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा चुका हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की बारी है, ये करके आप कंफर्म कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। आप तैयार कीजिए, अगला वीडियो में जस्ट इसके बाद आपको दे दूंगा, ओके।